शिवम हर रोज की तरह आज भी अपने कस्टमर्स को छोले कुलचे सर्व कर रहा था, लेकिन आज वो ये काम जल्दबाजी में कर रहा था। अरे भाई जल्दी करो ना, लेट। हाँ भाई, बस 2 मिनट। क्योंकि उसकी बीवी ऑटो में बैठे हुए गुस्से से घूरे जा रही थी। शिवम का इंतजार करते करते दृष्टि के सब्र का बांध टूट गया था और वो उसके पास जाने के लिए ऑटो से निकली, लेकिन फिर वहीं रुक गई। एक छोले कुलचे बेचने वाले की वाइफ कहलाने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए उसने शिवम को दूर से ही फोन पर कहा, हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? इतना टाइम कौन लगाता है? जल्दी करो। तो बस वो मैं सोनू का इंतजार कर रहा हूँ ना, वो बस दुकान संभालने के लिए वो आता ही होगा। आगे 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 आ जल्दी आ। दृष्टि परेशान तो थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। कार से सूट पहने एक रिच हैंडसम लड़का बाहर निकला, जिसे देखकर दृष्टि चौंक गई। दृष्टि, तुम यहाँ? अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले। ओ, तो ये है तुम्हारा सड़क पर ठेला लगाकर छोले कुलचे बेचने वाला पति। मुझे ना तुम पर बहुत दया है। कहाँ तुम अरबपतियों के खानदान नारंग्स की बेटी थी। जब तुम सड़क पे निकलती थी तो लोग तुम्हारे लिए रोड साफ किया करते थे, और आज देखो तुम इस सड़क छाप ठेले वाले का हाथ पकड़ के चल रही हो। बोल लिया तुमने? और कहाँ भाग गए थे तुम आज से 2 साल पहले? मैं भागा नहीं था, मैं अपने करियर के लिए यूएस गया था। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। दरअसल अभय दृष्टि का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो उसे कॉलेज के दिनों में बेहद प्यार करता था। लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ, मेरे जाते ही तुमने इससे शादी कर ली। अभय की यूएस जाने के कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि दृष्टि ने छोले कुलचे का ठेला चलाने वाले शिवम से शादी कर ली है। उस दिन से दृष्टि के लिए उसका प्यार नफरत में बदल गया। अरे मेरा रिप्लेसमेंट कम से कम मेरे टक्कर का तो देखती है। छोड़ो ये सब। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ इंडिया में अब क्या कर रहा हूँ? नहीं पूछ, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहती। तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। हाथ छोड़ो मुझे। ये देखकर दृष्टि के साथ खड़े उसके पति शिवम का खून खौल उठा। मेरे बीवी का हाथ छोड़, तू लेकर बात कर। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? तू 2 कौड़ी के ठेले वाला, तुझे पता है मैं कौन हूँ? अभय कपूर। ग्लोबल पैराडाइज का नाम सुना तुम दोनों ने? एशिया की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी, मैं उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या हुआ? झटका लगा? सोच रही हो ना कि काश 2 साल और इंतजार कर लिया होता तो इस ठेले वाले के साथ घूमना नहीं पड़ता। बकवास बंद करो अभय। तुम्हें पता भी है इन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है? Who cares? मुझे जानना भी नहीं है, और ये मगरमच्छ के आंसू टपकाने का कोई फायदा नहीं। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। जी भरकर दृष्टि को जलील करने के बाद अभय वहाँ से चला तो क्या, लेकिन उसने दृष्टि के दिल को चोटिल कर दिया था। दृष्टि को इमोशनल देखकर शिवम उसे संभालना चाहता था, लेकिन दृष्टि थी जो उसे करीब भी आने नहीं देती थी। पर आज शिवम के मन को एक बात खाए जा रही थी। दृष्टि, क्या तुम आज भी वैसे प्यार करती? आज तो तुमने पूछ लिया, मगर अगली बार अपनी औकात में रहकर मुझसे कोई सवाल पूछना। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी की वजह से छेड़ रही हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना तो 1 मिनट में तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देती। चुप हो जाओ, एक शब्द मत निकालना अपनी जुबान से। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है कि मैं 1-1 रुपए के लिए तरस रही हूँ, वरना नारंग मेंशन में क्या क्या ऐशो आराम नहीं थे मेरे लिए। ये सुनकर शिवम चुप हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम फिक्र मत करो दृष्टि, जिस दिन मेरी असली सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी, उस दिन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तब मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम तो क्या, सारे चांद तारे भी तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। ये मेरा वादा है। शादी के 1 हफ्ते बाद भवानी नारंग की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा। नारंग परिवार में शिवम को भवानी नारंग के सिवाय कोई पसंद नहीं करता था। वो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था।
भवानी नारंग के मरते ही घर में झगड़े शुरू हो गए और इसी के साथ दृष्टि के माता पिता को नारंग खानदान के बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों से बेदखल कर दिया गया। शिवम को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इस हादसे के बाद दृष्टि अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री चलाने लगी, पर शादी के 2 साल बीत जाने के बावजूद दृष्टि ने आज तक शिवम को अपना पति नहीं स्वीकारा था। वहीं अभय अपनी आलीशान डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और किसी से बात करते हुए गुस्से से चिल्ला उठा, What the hell? मेरे बैंक अकाउंट और कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकते हैं? तुम्हें पता है आज मुझे कितनी इंपॉर्टेंट डील क्रैक करनी थी और कंपनी के एसेट्स के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना था। तुम्हारे बेकार सिस्टम की वजह से ना सब खराब हो गया। नाउ यू टेल मी कि अब क्या किया जाए। सर, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमें ये इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। कल तक अगर ये सब ठीक नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर अभय ने गुस्से में फोन काट दिया। यस यस मिस्टर प्रदीप, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। हाँ, लिफ्ट के बाहर ही हूँ। यस यस, हाँ, आई विल सी यू। गॉड, ऋषि, तुम इतनी सुबह सुबह मेरी सोसाइटी में? कहीं पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा तो नहीं हो गई? बकवास बंद करो। मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में किसी से मिलने आई, और तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, प्लीज। अब इतना गुस्सा किस काम का? अब आई गई हो तो ऊपर चलो और खुद अपनी आंखों से देखो कि तुमने क्या खोया है। मुझे छोड़ के मुझे नहीं देखना। अरे चलो दृष्टि, मैं तुम्हें अपना आलीशान फ्लैट दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। क्या? अरे नहीं देखना। मिस्टर अभय, मिस्टर अभय, आपको हाउसिंग कंपनी से नोटिस देना है। नोटिस? यस। जैसे ही अभय ने वो नोटिस खोलकर पढ़ा, उसके होश उड़ गए। व्हाट? आज की आज मुझे फ्लैट खाली करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये कोई फॉल्स नोटिस है। मुझे अभी ऑफिस जाके पता करना होगा। कहीं नजर तो नहीं लग गई तुम्हारे फ्लैट को मेरी? ओ शराब दृष्टि, मेरे लिए तुम्हारी औकात एक चींटी जितनी भी नहीं है। अब मुझे धमकी बाद में देना मिस्टर अभय। पहले जाओ और अपना आलीशान फ्लैट बचाओ जो तुम्हें तुम्हारी कंपनी ने दिया था और अब तुमसे छीनने वाली है। तुम्हें तो मैं ना। बाय, मेरी लिफ्ट आ गई। कुछ ही देर बाद जैसे ही अभय अपने ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि उसकी कैबिन में उसकी टेबल के ऊपर एक लेटर पड़ा था। जैसे ही अभय ने वो लेटर पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसका टर्मिनेशन लेटर था जो डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से आया था। टर्मिनेशन लेटर? वो भी मुझे? वेट, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो कभी कंपनी के मालिक से मिला भी नहीं हूं, तो मैंने उनके साथ बदतमीजी कब की? लेटर में लिखे टर्मिनेशन का रीजन पढ़कर अभय का दिमाग ही हिल गया। गुस्से से भरा अभय वो लेटर लेकर सीईओ के पास पहुंचा। मिस्टर अमन, मुझे आपसे बात करनी है। अभय, हाँ बोलो। आपने टर्मिनेशन लेटर क्यों भेजा? जिस शख्स से मैं आज तक मिला नहीं हूं, मैं उनकी बेइज्जती क्यों करूंगा? मिस्टर अभय, आप उस शख्स से मिल भी चुके हैं और आपने उनकी बेइज्जती भी की है। और अगर आपको ये बात झूठ लग रही है तो सर आज ऑफिस आए हैं, आप सामने उनके केबिन में जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये बोलकर जैसे ही अभय कंपनी के ओनर के कैबिन में गया, सर, मैं आए? सर, मेरा नाम अभय है। मैं आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। वो नहीं, शिवम को देखकर अभय के होश उड़ गए। शिवम, तू? तेरी हिम्मत कैसे ही ओनर के केबिन में घुसने की? और तू उनकी कुर्सी में बैठा है? भिखारी कहीं का। सिक्योरिटी आ ही जाएगी मुझे बाहर निकालने के लिए। एमडी साहब। बॉस, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये 2 कौड़ी का आदमी सड़क पर ठेला लगाता है
ठेला लगाता भी हूं और इस ऑफिस को चलाता भी हूं, और इन दोनों के लिए टैलेंट चाहिए जो तुझ में नहीं। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो और आज के बाद ऑफिस के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। ये गेट आउट। सर 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज एक मिनट प्लीज। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप कौन है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इंसान की पहचान उसकी औकात से होती है, यही कहा था ना तूने मेरी बीवी को। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। कैसे माफ कर तुझे? एक काम कर, उठ और फौरन मेरी बीवी से जाके माफी मांग, उसके पैरों में गिर। ठीक है सर, मैं उनसे माफी मांग लेता हूं। और सुन, अगर आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरे आने वाले 7 पुश्ते भी तेरी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे, समझा? और हाँ, एक और बात, जॉब चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना। जो कुछ भी हुआ यहाँ, जो कुछ भी तूने सुना या देखा, ये बात मेरी बीवी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों शिवम दृष्टि से छुपा रहा था अपना इतना बड़ा सच? लेकिन अभय ही अकेला नहीं था जिसे शिवम ने इस कदर सबक सिखाया था। आज से 2 साल पहले इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला सबक शिवम ने दृष्टि के कॉलेज के उस सन की दीवाने ऋषभ सिंघानिया को सिखाया था, जो दृष्टि के लिए अपनी एक तरफा मोहब्बत में पागल हो चुका था। ऋषभ दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा था, इसलिए कॉलेज में सब उससे डरते थे। ऋषभ सिंघानिया अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद था, जो कई बार जेल जा चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था, क्योंकि पैसे और पावर के बलबूते पर वो हर बार आसानी से बाहर आ जाता था। एक दिन दृष्टि अपने दोस्त के साथ कैंटीन में पहुंची ही थी कि तभी अचानक। क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? पागल? वैसे ये बताओ, कल रात को मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ? तुम्हें पता है ना? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अभय से प्यार करती हूँ। ओह माय गॉड, लगता है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा वो बेवफा आशिक तुम्हें छोड़ के कल रात को यूएस जा चुका है। What? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभय मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, समझे? मैंने उसे मना कर दिया था वहां जाने से। दृष्टि ने देखा कि अभय ने उसे मैसेज किया था कि वो यूएस जा रहा है, जो दृष्टि ने पढ़ा नहीं था। दृष्टि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि अभय उसे बिना मिले कैसे जा सकता है, और उसने अभय को फोन लगाया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बड़ी भोली हो तुम, जाने मन बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है तुम्हें। जिस अभय की तुम गुणगान गा रही हो ना, वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी के तरह निकाल कर यूएस जा चुका है। अरे उसे भी सक्सेस चाहिए था लाइफ में, बहुत सारा पैसा चाहिए था उसे। कब तक तुम्हारे साथ टाइम पास करता? उस गरीब की फूटी किस्मत में किसी की निगाह पड़ी होगी और बहुत बड़ा मौका दे दिया होगा तो गया। ऋषभ की बातें दृष्टि को तीर की तरह चुभ रही थी। खैर छोड़ो, मैं तुमसे आज ही शादी करने को तैयार। दृष्टि ने उसे एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। कैंटीन के सभी लोगों के सामने ऋषभ की पहली बार इतनी बेइज्जती हुई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की ना तुम। बहुत अकड़ है ना तुझमें, दृष्टि नारंग। मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू अपना ये खूबसूरत शक्ल किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये चाटा जो तूने मुझे मारा है ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तेरी ये अकड़ अपने जूते के नीचे कुचल ना दी ना मैंने, तो मेरा भी नाम ऋषभ सिंघानिया नहीं।
कैंटीन में सन्नाटा फैल गया था, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स ये जानता था कि ऋषभ अब शांत बैठने वाला नहीं था। आखिर ऐसा क्या करने वाला था ऋषभ? क्या ऋषभ दृष्टि के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने वाला था? उसी रात जहां पूरा शहर सुकून की नींद में डूबा हुआ था, वहीं आज रात दृष्टि की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने को तैयार था। आधी रात हो चुकी थी जब उसकी एक दोस्त का कॉल आया। हेलो दृष्टि, तूने वो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया? क्या यार, इतनी रात को कॉलेज ग्रुप कौन चेक करता है? तुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही है? तू बस जल्दी से जल्दी ग्रुप चेक कर अभी। क्या हुआ यार? जैसे ही दृष्टि ने मोबाइल पर कॉलेज ग्रुप चेक किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ ने दृष्टि का एक वीडियो कॉलेज ग्रुप में यहां तक कि पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था, और हर जगह बस दृष्टि के ही वीडियो की बात हो रही थी। ये वीडियो किसने? ऋषभ। इससे पहले कि दृष्टि ऋषभ को कॉल करती, उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दृष्टि, दृष्टि, क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली की फेमस नारंग की बेटी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, लोग इसे देखकर हैरान हैं और लगातार इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। आखिर क्या करेगी नारंग फैमिली इसके बाद? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेटेस्ट न्यूज। किसने किया? अरे बोलना, किसने किया? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन है? जब ने किया है, उसने बदला लिया है मुझसे उस थप्पड़ का। ऋषभ अपने पार्टनर में बैठे हुए दृष्टि का वो वीडियो बार बार देखकर हंसे जा रहा था कि तभी दृष्टि का उसे कॉल आया। ऋषभ, तुमने क्या किया ये कॉलेज ग्रुप पे? तो तुमने देख लिया तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? फाइनली तुम्हारा कॉल आ ही गया। पता है कितनी बेताबी से मैं तुम्हारा इस कॉल का इंतजार करता था। मुझे यकीन था कि मेरी दृष्टि मुझे जरूर फोन करेगी, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। अब इश्क का जुनून हद से बढ़ चुका है माय डार्लिंग। शट अप! तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मैं ऋषभ सिंघानिया, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। अभी वक्त है, शादी कर लो मुझसे। लिसन, तुम अगर दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना, तो भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। दृष्टि की ये बात सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। 30 सालों की इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। क्या करेंगे? कल तक तो पूरा शहर देख लेगा ये वीडियो। कैसे संभालेंगे? जिस बात का दृष्टि की मां को डर था वही हुआ। अगली सुबह फोन की घंटियों से नारंग परिवार की शुरुआत हुई। देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। शर्मा जी यकीन मानिए, फेक वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है मिसेस वर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो मिसेस वर्मा। दृष्टि को लगने लगा था कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। पूरे दिल्ली में नारंग परिवार की थू-थू होना शुरू हो गई थी। कौन करेगा इससे शादी? अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब हम पर थूक रहे हैं। कैसे होगी इसकी शादी? एक लड़का है, हाँ, एक लड़का है जो अभी भी दृष्टि से शादी करना चाहता है। दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग की ये बात सुनकर सब चौंक गए। शिवम, वो लड़का जैसे ही अंदर आया, सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। दिखने में बिल्कुल साधारण से उस लड़के ने ढंग के कपड़े भी नहीं पहने थे। उसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो एक गरीब लड़का है। ये शिवम है, दृष्टि से शादी करने के लिए तैयार है।
लेकिन पिताजी, ये लड़का है कौन? क्या करता है? किस खानदान से है ये? तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी इस लड़के से इसके खानदान के बारे में पूछ रही हो? शिवम अनाथ है और छोले कुलचे बेचता है। हाँ, गरीब जरूर है लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का है। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जिंदगी भर दृष्टि को खुश रखेगा। भवानी नारंग की बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर पारा बच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भवानी नारंग अपनी लाडली पोती की शादी एक साधारण से गरीब छोले कुलचे बेचने वाले लड़के से करवा रहे हैं। मगर बदले में किसी की सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फिलहाल जो हालात थे उसमें दृष्टि की शादी होनी सचमुच मुश्किल थी। लेकिन दादू मैं एक ठेला लगाने वाले से कैसे शादी कर सकती हूँ? माँ प्लीज आप एक बार मुझे ऋषभ से बात करने दीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। क्यों ठीक कर दोगी तुम? कॉल किया था ना तुमने उसे? कुछ हुआ? दृष्टि, अब इस लड़के से शादी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन्हीं मजबूरियों के बीच नारंग परिवार ने अपनी बेटी की शादी आखिर एक गरीब लड़के से करा दी और दृष्टि को ना चाहते हुए भी शिवम को अपना पति बनाना पड़ा। वहीं शादी की रात जब दृष्टि अपने कमरे में थी तभी शिवम अचानक कमरे में आया और उसने देखा कि दृष्टि बहुत परेशान थी। क्या हुआ दृष्टि, तुम परेशान लग रही हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। भले हम पति पत्नी जरूर बन गए हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं। तुम मेरी हेल्प करोगे? यस। हैसियत देखिए तुमने अपनी। तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, समझे तुम? एक तो पहले ऋषभ और अब तुम। गुस्से में दृष्टि ने अपना सारा गुस्सा शिवम पर निकाल दिया। शिवम ने फोन उठाकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पूरे इंटरनेट में अभी भी दृष्टि का वो वीडियो वायरल हो रहा था। फिर उसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। हेलो, हाँ बोल मेरे भाई। सर वो वीडियो अचानक से गायब हो गया और आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट भी लिखवाई है। व्हाट नॉनसेंस! मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत किसकी हुई? जो भी है बहुत खतरनाक है। उसने आपके सारे अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। उस आदमी की बात सुनकर ऋषभ के पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल लगाया तो उसे पता चला कि वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। डैड, हमारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं। हमारी इंडस्ट्रीज पर ताला लग चुका है और मेरे सर पर 1000 करोड़ का कर्जा है। हम बर्बाद हो चुके हैं ऋषभ। तो डैड, किसने किया ये सब? ये सब के पीछे कौन है? लेकिन उसके बाद जब ऋषभ को ये पता चला कि ये सब किसने किया है तो वो सुनकर ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि ने जैसे ही अपना फोन उठाकर देखा तो उसे पता चला कि उसका वायरल वीडियो पूरे इंटरनेट से गायब हो चुका। लेकिन ये सब किया किसने? इससे पहले कि दृष्टि इस बात का पता लगाने की कोशिश करती, अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अब और तमाशा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ही मेरी जिंदगी में तमाशा क्रिएट कर चुके हो और अगर यहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो प्लीज। आई एम सॉरी दृष्टि, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का इतना पावरफुल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा वाला वीडियो ना इंटरनेट से हट गया, लेकिन साथ ही साथ मैं भी बर्बाद हो गई। मेरी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पे आ गई है। ये जिसने भी किया ना ये सब, वो तुम्हारे घर में। हमारे घर में?
हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है? देखो, अब तुम कोई नया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति है। उसने रातों रात तुम्हारा वीडियो इंटरनेट से गायब करवा दिया और मुझे बर्बाद कर दी। ये सुनकर दृष्टि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। इसलिए वो गुस्से में ऋषभ से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शिवम ये सब कैसे कर सकता है? मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ उसी ने किया। वो कोई मामूली गरीब इंसान नहीं है, वो बहुत पावरफुल इंसान है। पर अगर तुम यकीन नहीं आ रहा ना, तो खुद पूछो अपने पति से। तभी अचानक शिवम भी वहां आ गया। शिवम ने दृष्टि और ऋषभ की सारी बातें सुन ली थी। दृष्टि ने शिवम से पूछा, शिवम, ये ऋषभ क्या बकवास कर रहा है? तुम ये सब कैसे कर सकते हो? लेकिन बदले में शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बोलो, क्या दृष्टि अपने पति शिवम का ये राज कभी जान पाएगी? आखिर क्यों वो इतना पावरफुल आदमी होते हुए भी बेच रहा था सड़कों पर छोले कुलचे? दृष्टि की नजरें जब शिवम पर नहीं थी, तब शिवम ने ऋषभ को घूर कर देखा, जिससे वो साफ समझ गया कि शिवम अपनी असलियत दृष्टि से छुपाना चाहता है। शिवम ने अगले ही पल कहा, भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी किसी से कोई पहचान नहीं है। मैं तो एक मामूली छोले कुलचे बेचने वाला इंसान हूँ। इतने में दृष्टि ने भी हामी भर के सर हिलाया, लेकिन शर्मिंदगी के साथ। ऋषभ ने जवाब में कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन दृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कहते हुए ऋषभ वहां से तेजी से निकल गया। दृष्टि ये सब देखकर काफी हैरान थी। ये सब जो अभी अभी हुआ था, ये किसी जादुई सपने से कम नहीं था। लेकिन एक बात जो अब भी सबकी नजरों से शिवम ने छुपाकर रखी थी, वो थी उसकी आंतरिक शक्तियां, जिसे शिवम उजागर करने की कोशिश कई दिनों से कर रहा था। शिवम वहां से निकलकर एक शादी में गया था, जहां उसे करण मिला था, जो कि दृष्टि का कजन था। वो शिवम को बेइज्जत करने से कभी बाज नहीं आता था। शिवम और उसके बीच नोक-झोंक कई समय से चलती आ रही थी, लेकिन उस दिन शिवम ने करण की बेइज्जती पूरे रिश्तेदारों के सामने कर दी और वहां से घर चला गया। करण ने अपने गुस्से को पी लिया और ठान लिया कि वो शिवम को नहीं बख्शेगा। दूसरी ओर अपना खाना खत्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और फिर वो अपने बेड पर आराम करने बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। और तभी शिवम ने हाथ आगे बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसकी उंगलियों के बीच से सरक गया। शिवम की आंखों में उत्साह भर गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। अरजा, उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा, और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायजादा परिवार के उन खास लोगों को जिनसे वो अपने गुरु के निशानी के तौर पर दिए जेड पत्थर की मदद से मिल पाएगा। वही वो पल होगा जब शिवम अपनी जिंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के हाथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियां, धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में। इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। सक्का अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, मेरी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथों में लेने का, एक्शन में आने का। शिवम ने अपनी शक्तियां जागृत होने के बाद उनसे अपनी शक्तियों के दम पर दृष्टि के ऑफिस में हुई सारी चीजों को, दृष्टि और वहां मौजूद सब लोगों को भुलवा दिया
यहाँ तक कि नितिन रायजादा भी अब शिवम के साथ हुई बातों को भूल चुके थे। ऐसा शिवम ने क्यों करा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन शिवम की मुलाकात उसके पिता से हो गई, जो कि इतने दिनों से उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहे थे। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठे हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश, जो कि शिवम के पिता हैं, उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। शाह खानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया। तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में बहुत भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है, उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उस समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो जरूरी बन जाए। शिवम, तुम खुद ही सोचकर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से पूछा। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, भावेश ने कहा। क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। भावेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। तुम चाहो तो जीवन भर मुझसे नफरत कर सकते हो और मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो, भावेश ने गंभीरता से कहा। केवल एक चीज है जो तुम्हें करने की जरूरत है, वो है शाह परिवार में वापस आना और अपने दादा को पहचानना। फिर तुम शाह परिवार से वो लेने में सक्षम हो जाओगे जो तुम चाहते हो और उस शक्ति के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दिखने में इतनी सिंपल सी शर्त है, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और ऊंचाइयों के सारे रास्ते खोल देगा। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वास्तव में तब तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ गलत किया था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। एक आदमी जीवन में सब कुछ खो सकता है, हालांकि केवल एक चीज जो उसे नहीं खोनी चाहिए वो है वो शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे 1 दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी मां के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। शिवम ने खड़े होकर जाने से पहले कहा, मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा। हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल दोगे। हाँ, आपने जो कहना है या करना है वो कीजिए। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला,
रायजादा ग्रुप बिल्डिंग। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूं आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायजादा से मिलने आया हूं, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायजादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायजादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की योग्यता भी हो। मिलना तो दूर की बात थी। आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायजादा का दोस्त हूं। ठीक है, आप प्लीज कुछ देर वेट कीजिए। भवन के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जांच कर रहा था। कम इन। अनुमति मिलने के बाद एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया और उसने नर्म तरीके से सम्मानपूर्वक कहा, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से मैसेज आया है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? दिन के इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? देखो, वो जो कोई भी है मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहां आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहां मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? सर वो एक्चुअली, सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायजादा? उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें तन गई और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार चेतन आनंद रायजादा उसके दादा और दिल्ली के मशहूर रायजादा परिवार के पितामह थे। पूरे शाही शहर में केवल रायजादा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही अपने दादा के नाम का हिस्सा जानते थे। उनके पूरे नाम की तो बात ही छोड़ दें। कैसा दिखता है वो आदमी जो नीचे आया है? नितिन ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, यंग है सर, यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ यहाँ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। नितिन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। 5 मिनट बाद शिवम को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के कार्यालय में लाया गया और जैसे ही शिवम ऑफिस के अंदर आया वो नितिन के सामने एकदम भरकर बैठ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं सर? क्या आप इसे पहचानते हैं? शिवम ने वो हरा जेड पत्थर जो उसे निशानी के तौर पर गुरुजी से मिला था उसे निकालते हुए कहा। उस जेड पत्थर की सतह को जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था जबकि चरित्र रायजादा को केंद्र में अंकित किया गया था। ये तो... नितिन ने हैरान भाव से उस हरे पत्थर को देखा। उसका दिमाग अभी भी अस्पष्ट था और उसमें हजारों सवाल थे। ये जेड शहर के रायजादा परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक है। ऐसे केवल कुछ ही पत्थर तैयार किए गए थे, यहां तक कि खुद नितिन के पास ऐसा एक भी नहीं था। अब कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, तब तक मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूं, नितिन ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इस युवक को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जो अभी भी उसके लिए एक राज था। शिवम ने हां में सर हिलाया। कुछ ही समय बाद नितिन सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति उनके साथ ऑफिस में लौटा। नितिन थोड़ा पीछे हुआ और वो आगे आए। नितिन सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था। दूसरी ओर उसके परिवार के रहस्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों को आनंद जी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे नितिन के पिता ने भेजा था। वो बूढ़ा करीब 60 की उम्र का होगा, लेकिन उनकी चाल में सर्प जैसी तेजी थी। इसके अलावा उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी, जबकि उनके शरीर में उच्च आत्माओं का उत्सर्जन था।
शिवम के हाथ में जेड टोकन को करीब से देखते हुए बूढ़े ने एक सांस लेने से पहले अविश्वास में देखा और अपना परिचय दिया। मैं हूं जतिन आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं सर? शिवम। ब्रदर शिवम रायजादा ग्रुप के लिए जेड टोकन लाए हैं। मुझे माफ करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान का परीक्षण कर सकता हूं? जरूर। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। जतिन को एक नजर देखते ही शिवम बता सकता था कि वो एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। इसे देखकर एक बात तो साफ थी कि जतिन आनंद तक्षक विद्या की दुनिया में एक विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद जतिन ने अचानक अपनी कलाई को हिलाया और एक जेड गेंद को रोल करते हुए फेंका, जो हवा में घूमती हुई तेजी से शिवम की ओर जा रही थी। अचानक हुए हमले के बावजूद शिवम ने तेजी से अपनी तरफ आती हुई उस जेड बॉल को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से जेड धूल का ढेर फिसलने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर नितिन की आंखें चमक गई। जतिन आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाए, एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ इतनी कम उम्र में? कहीं ये उस इंसान का वंशज तो नहीं? रायजादा परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में वो प्राचीन तक्षक विद्या से संबंधित गांधी परिवार के रहस्यों के संपर्क में आए थे। इस प्रकार वो मोटे तौर पर शिवम की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। जतिन आनंद ने झुककर सम्मान पूर्वक कहा, मैं रायजादा परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा जतिन आनंद आपका अभिवादन करता हूं, महान एल्डर। नितिन रायजादा ग्रेट एल्डर का अभिवादन करता है, नितिन ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम के हाथ में जेड टोकन रायजादा परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। रायजादा परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार किए जाने के बाद शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। द ग्रेट एल्डर इस बार ईस्ट ब्रांच ग्रुप में आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? जतिन ने गंभीरता से पूछा और उनके इस सवाल पर शिवम के अंदर हजारों बातों का तूफान सा उठ पड़ा। शिवम को पता है कि वो रायजादा ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है, उसे उनसे क्या मांगना है, पर इससे पहले कि वो अपनी बात कहता, उसका फोन बज उठता है। शिवम, फॉरेन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और दृष्टि के तलाक के कागजात बनवा लिए हैं। अभी के अभी आकर उन पर साइन करो। फोन की दूसरी ओर से दृष्टि की मां सिमी ने चीखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या चल रहा है मम्मी जी? शिवम ने गंभीरता से पूछा। दृष्टि के पापा फैक्ट्री में थे जब करण अचानक फैक्ट्री खरीदने आ गया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि ये घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। करण और दृष्टि में भी बहस हुई और दृष्टि बेहोश हो गई। करण अब भी गुस्से में है। कर्ज के भुगतान के लिए जबरदस्ती हमारा घर बेचने पर तुला है। बस एक शर्त पर हमें बख्शने को तैयार है कि दृष्टि तुम्हें तलाक दे दे। हम ये सब और नहीं सह सकते। भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। सिमी विनती करते हुए रो पड़ी। मैं वहां पहुंचता हूं, कहकर जैसे ही शिवम ने फोन रखा, उसका चेहरा भावहीन सा हो गया। दृष्टि बेहोश हो गई। शिवम की आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जैसा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। उसने जतिन और नितिन की ओर देखते हुए शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी नारंग एम्पायर दिवालिया हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। ग्रेट एल्डर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। नितिन रायजादा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में शिवम जल्दी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। जानते हो ना क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? क्योंकि तुमने करण के साथ बदतमीजी की। सिमी शिवम की ओर उंगली उठाकर गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे क्या जरूरत थी? पंगा उसके साथ करने की सोची जाती है जो आपके बराबर की हैसियत का हो। तुम क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो बार बार? क्यों जलील किया करण को पार्टी में? इल्जामों की इस बौछार में भी शिवम चुप रहा। उसने बस अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए उनके ससुर अखिल नारंग थे। आपको चोट कहां लगी?
शिवम ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, घबराने की बात नहीं, अखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवम की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दृष्टि बोल पड़ी। मैं ठीक हूं। पापा की मजदूरों से बहस हो गई, उन्हें पीटा गया। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह उन्होंने अपना बचाव कर लिया। हालांकि शिवम का दिल गुस्से से भर गया था। उसने ये पूछने से पहले खुद को शांत किया। फैक्ट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या था? दृष्टि इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक भारी सांस भरी। पता नहीं करण को फैक्ट्री के लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या फिर वो कब कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। वो मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीन तोड़ने फोड़ने के लिए उकसाने लगा। मैंने और दृष्टि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो हंसता रहा हम पर। फैक्ट्री की सारी मशीन्स उठवा ली उसने। फैक्ट्री खत्म हो गई, घर भी जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। बहुत निर्दयी हैं वो लोग, और हम क्यों उनका निशाना बने? सिर्फ तुम्हारी वजह से शिवम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोला उसने कि वो तुम दोनों का तलाक चाहता है। मैंने तो हाँ कर दी है। अब तुम में थोड़ी शर्म है तो साइन कर दो इन पेपर्स पर। सिमी ने निर्दयता से कहा। बस करो सिमी। बिस्तर पर लेटे हुए अखिल ने गहरी आवाज में कहा। हर बात का दोष शिवम को देना बंद कर दो। ये सब जिसके कारण हो रहा है वो मैं हूं जो अपना परिवार संभालने में सक्षम नहीं है। वो मेरे भाई का बेटा है जो हमें हंसी का पात्र बनाने के लिए हमें बर्बाद करने पर तुला है। इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगा। अगर सबसे खराब स्थिति आती है तो हम उसे घर और कारखाना दे देंगे और दिल्ली शहर से बाहर चले जाएंगे। कम से कम हमें उनके चेहरे तो नहीं देखने होंगे। ये सुन सिमी भी खामोशी में डूब गई। अरे वाह, पूरा परिवार एक साथ। शिवम। कमरे के बाहर से हंसी की आवाज आई। करण यहां भी आ गया। आपने मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचा? पांचवी चाची, पांचवे अंकल? करण ने उन्हें और भड़काने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने शब्दों को लंबा खींचा। अगर मैं आज आपके बचाव में नहीं दौड़ा होता तो वो वर्कर्स तो आपकी जान ही ले लेते, है कि नहीं? एक तो खुद तुमने ये सब करवाया और अब हीरो बनने आ गए हो। बंद करो ये ढोंग करण। करण की बातों से तंग आकर दृष्टि फट पड़ी। करण की चालाक अभिव्यक्ति उनमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरे यार, आप लोग दया के लायक हो ही नहीं। ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? थैंकलेस। करण ने आह भरते हुए कहा। मैं चाहता था कि अखिल अंकल के सारे कर्जे बाहर के बाहर निपट जाए। क्या यह तरीका सही नहीं था उन्हें सेव करने का? मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज ये जिंदा भी नहीं होते। करण ने कोमल स्वर में कहा। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहां से करण। दृष्टि गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई। मैं दफा हो जाऊं? फिर ये मत कहना अखिल अंकल कि मैंने आपके परिवार को एक मौका नहीं दिया। अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए, पर आप मानते नहीं। इसलिए मैं कल ही लेनदारों के अधिकार जारी कर दूंगा। बर्बाद हो जाएंगे आप सब। लोन शार्क्स तब तक आपके पीछे रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? फैक्ट्री, घर और गहने गिरवी रखवा कर हम अपने सारे कर्जे चुका सकते हैं। क्यों पीछे पड़ेंगे लेनदार हमारे? दृष्टि ने सवाल किया तो करण ने गर्व से भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा। उस घटिया ज्वेलरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री के सभी उपकरण टूट गए हैं। एक कौड़ी की औकात नहीं। उसको गिरवी कहां रखोगे? इसके अलावा तुम लोगों को अभी भी साइट के किराए का हिसाब देना होगा। अगर इसे ठीक से नहीं सुलझाया तो अखिल अंकल पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है, और हाँ, जेल भी हो सकती है। बोल लिया जो बोलना था, अब निकलो यहां से। शिवम ने करण को भाव शून्यता से देखा। करण चिल्लाया और अचानक गुस्से में आकर अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर शिवम के चेहरे की तरफ जैसे उड़ाई। ठाक की आवाज के साथ शिवम ने उसकी मुट्ठी एक झटके में अपनी हथेली से रोकी और बिना दया के एक झटके में उसे उल्टा घुमा दिया।
बेइज्जती, हैरानी और गुस्से के घूंट पीकर उसने जहर उगलते हुए कहा, तेरी ये मजाल, तूने मुझे हाथ लगाया, मुझे, करण नारंग को। उसने दृष्टि के परिवार की ओर देखकर कहा, और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस परिवार की कहानी अब खत्म समझो। अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। अभी उसके साथ जो हुआ, करण को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बौखलाया हुआ, हड़बड़ाता हुआ, उन्हें धमकी देकर वो वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। ये क्या कर दिया? किस पे हाथ उठा दिया? तुम्हें क्या लगता है ये कोई छोटी सी बात है? माफ कर देंगे वो लोग। अरे इसके बाद वो क्या करेंगे हमारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकते। सिमी ने अत्यंत घबराकर डरे हुए लहजे में कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा? बर्बाद कर देंगे ये लोग हमें। मैं इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लूंगा, इसीलिए आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवम ने स्पष्ट शब्दों में आत्मविश्वास के साथ पूरे परिवार से कहा, करण या उसके परिवार वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या तुम इस लायक हो? सिमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि। उस समय शिवम ने सिमी की तरफ अपनी भावहीन निगाहें घुमाई और उसके शब्दों को चुप कर दिया। उसकी आंखों से जैसे सिमी की आंखें मिली, उसे ऐसा लगा जैसे शिवम आज पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। वो कांप गई। उसे डांटने के लिए जबान खोली थी, पर अब उसकी बोलती खुद ही बंद हो गई। शिवम ने दोबारा दृष्टि की ओर नम्रता के साथ देखा और प्यार से उसे आश्वस्त किया, फिक्र मत करो दृष्टि, अब कुछ बुरा नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने अपने दिल में एक बड़ी गर्मजोशी महसूस की। शिवम ने धीरे से उससे पूछा, भरोसा है ना मुझ पर? इस सटीक क्षण में उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। हाँ है, उसने कहा और जवाब में सिर हिलाया। शिवम के करण पर हाथ उठाने का क्या अंजाम भुगतेगा दृष्टि का परिवार, या फिर शिवम सच में उन्हें बचा लेगा? क्या अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करने के लिए यह शिवम का पहला मकसद होगा? क्या अब नारंग परिवार शिवम का अलग रूप देखेगा? नारंग ज्वेलरी ग्रुप की इमारत की हर मंजिल पर आज एक असामान्य उथल पुथल थी। कर्मचारियों में अफरा तफरी मची थी। क्या चल रहा है? कॉरपोरेशन में इतनी अफरा तफरी क्यों है? बड़े भाई साहब, क्या है ये सब? मैं गोल्फ खेल रहा था, अचानक एक के बाद एक हमारे कई बड़े क्लाइंट्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि वो नारंग ग्रुप के साथ अपनी डील रद्द करना चाहते हैं। इसके सिवा और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कॉरपोरेशन अचानक इस तरह से लड़खड़ा जाए। अचानक नारंग परिवार के सबसे बड़े भाई और नारंग ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ नारंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से खांसी की। सब लोग बहस करना बंद करें, पहले बिजनेस की बातें करें। इस तरह की समस्या को हल करने का हमेशा एक तरीका होगा। अमिताभ नारंग के चेहरे पर आज अलग ही भाव थे। जब से उन्होंने नारंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला, तब से कॉरपोरेशन बिना किसी रुकावट, गिरावट या बिना किसी नुकसान के सुचारू रूप से चलती आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भावों से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डेटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, अब बताओ मुझे। डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% से अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयरधारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। अब
इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा शहरों में हमारे ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें खुद अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को इतना नाराज कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवालिया निकाल दिया, वो भी 1 दिन के अंदर। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और पूछा, अजीत, क्या तुम इस समस्या का कोई समाधान लेकर आए हो? चिंता वाली बात यह है कि कोई स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे के तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है। हालांकि अजीत नारंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका चेहरा राख हो गया था। अभी के लिए हमें तार खींचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। हम तब तक देख सकते हैं कि क्या बातचीत के लिए अभी भी कोई जगह है। अजीत नारंग ने असहाय रूप से कहा। दोनों मुखिया समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर किसके पास 1 दिन के अंदर नारंग ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर खड़ा करने की शक्ति थी। ये देखकर कि दोनों मुखिया भी बेबस थे, बैठक कक्ष और भी बेचैन हो गया, क्योंकि शेयरधारक आगे की चर्चा में पड़ गए कि तभी कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चश्मे वाली युवा महिला सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त और भी ज्यादा परेशानी के भाव थे। महिला सेक्रेटरी ने गंभीर लहजे में कहा, वाइस चेयरमैन, किसी ने हमें अभी फोन किया है। वो रायजादा ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम टोकस हैं। इस बार वो आपसे नारंग ग्रुप के मामलों पर कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजीत नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर क्या उस व्यक्ति को पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे बड़े भाई की तलाश नहीं करनी चाहिए? वो तीसरे भाई की तलाश क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? इस वक्त सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी बड़े भाई से न मिलकर तीसरे भाई से मिलने क्यों आया होगा, क्योंकि सभी की संदेह भरी निगाहें अजीत नारंग पर जा टिकी थी। अजीत, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी भी तरह से रायजादा ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? क्या मजाक है? आखिर नारंग ग्रुप का कोई भी शख्स रायजादा ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रायजादा ग्रुप के एक इशारे पर सारा नारंग ग्रुप एक चुटकी में दिवालिया हो जाएगा। तो फिर मैं कैसे? अजीत नारंग ने जल्दी से उनके साथ सभी संबंधों से इनकार कर दिया। हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। आप फोन उठाओ और स्पीकर चालू करो। देखते हैं रायजादा ग्रुप का क्या कहना है। अमिताभ नारंग ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय अजीत नारंग काफी दबाव में था। बिना किसी विकल्प के उसने सभी शेयरधारकों के सामने सेक्रेटरी विक्रम टोकस का फोन उठाया। क्या आप अजीत नारंग हैं? फोन के दूसरी छोर पर सेक्रेटरी विक्रम टोकस की आवाज बहुत ठंडी थी। हाँ मिस्टर टोकस, गुड मॉर्निंग। अजीत नारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। इसके लिए प्लीज नारंग ग्रुप के सारे मैनेजमेंट को फौरन सूचित कर दीजिए। हमारा रायजादा ग्रुप आपकी कंपनी के एक्विजिशन यानी अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए आएगा। अपने बेटे करण नारंग को मीटिंग में बुलाना मत भूलिएगा। विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, अजीत ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो विक्रम टोकस को अपमानित करने की जरूरत नहीं कर सकता था। फोन की एक बीप के साथ विक्रम ने आखिरकार कॉल काट दिया। अजीत नारंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने बेटे का नाम सुनने के बाद उसे एक बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कॉल खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी शेयरधारकों ने अजीत नारंग को और भी अधिक शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखा। चूंकि मामला अर्जेंट है, हम एक बार में ही बैठक बुलाएंगे। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित किया जाए और रायजादा परिवार के लोगों के आने का इंतजार करें। अमिताभ नारंग ने गंभीर स्वर में कहा। 3 घंटे बीत गए।
बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था क्योंकि सभी घबरा कर इंतजार कर रहे थे। मिस्टर नारंग, क्या हमें फोन नहीं करना चाहिए? वो आ भी रहे हैं कि नहीं? शेयर धारकों में से एक से अब इंतजार नहीं हो रहा था। अनुभव था ही इतना कष्टदायक। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार हमारे ग्रुप की जीवन रेखा पहले से ही रायजादा परिवार के हाथों में है, अमिताभ ने गंभीरता से कहा। इसी दौरान एक युवक अचानक अपनी बिजनेस टीम और 2 अन्य वकीलों के साथ बैठक में चला गया। सब लोग मुझे अपना परिचय दें। मैं रायजादा ग्रुप के नारंग ग्रुप एक्विजिशन का इंचार्ज हूं, सेक्रेटरी विक्रम टोकस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हां, मैं नारंग ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूं। डायरेक्टर अमिताभ नारंग की जगह कॉरपोरेशन के मामले अब मैं संभालूंगा। इतना कहने के बाद सेक्रेटरी टोकस ने चेयरमैन की कुर्सी खोल दी और बोल्ड अंदाज में बैठ गया। भवानी नारंग के निधन के बाद से नारंग ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। यहां तक कि अमिताभ और अजीत नारंग ने भी खुद को डायरेक्टर के पद तक ही रखा। ये नजारा देखकर नारंग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर घृणा आ गई, पर वो चुप रहे क्योंकि वो रायजादा ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते। सेक्रेटरी टोकस परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला, आगे बढ़ने से पहले ऐसा लगता है आप सब में काफी लोगों की समझ में नहीं आया कि अभी स्थिति एग्जैक्टली है क्या। इस समय मेरे हाथों में नारंग की ज्वेलरी ग्रुप के 55% शेयर है। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के तहत 20 ज्वेलरी फैक्ट्रीज और 30 आभूषण फ्लैगशिप स्टोर्स के कंट्रोल में हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के ये शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वो चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज हैं, प्लीज आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। टोकस ने दस्तावेज की कॉपियां सभी में बांटने का आदेश दिया। उपस्थित सभी शेयर धारकों ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए और गहराई से विचार करते हुए गंभीर भाव प्रकट किए कि तभी शांति में विक्रम टोकस की आवाज फिर से आई, एक अलग अंदाज में। करण नारंग कौन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।